हाय दिस इज़ रीशू एंड आई वेलकम यू टू दिस प्लेटफॉर्म जहां हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी साइंस की सीरीज़ सीटेट के लिए। और आज है हमारा डे 21। आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ सॉइल। ओके, प्रीवियस वीडियो कल हमने जो वीडियो किया था दैट वाज प्रेशर के PYQs किए थे। 19 वीडियो में प्रेशर के PYQs प्रेशर चैप्टर किया था। 20th में प्रेशर के PYQs और आज हम सॉइल चैप्टर करेंगे और अपनी नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के PYQs डिस्कस करेंगे। ओके, एंड सीटेट 2025 के नाम से पूरी सीरीज़ पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो जितनी भी टॉपिक जितनी वीडियोस हम अभी तक कर चुके हैं वो सारी वीडियोस वहाँ अवेलेबल हैं। तो वहाँ पे उस प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियोस भी ज़रूर कंसिडर करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, यस, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ये जो PPT है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, RB कौशल एकेडमी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है सॉइल। सो व्हाट इज सॉइल, हाउ कैन यू डिफाइन सॉइल। सॉइल क्या है? इट इज़ द अपर सर्फेस ऑफ द अर्थ के जो अपर सरफेस पे इस तरह से जो सब्सटेंस इज प्रेजेंट जो प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड सॉइल। ओके, इट फॉर्म्स द अपर सर्फेस ऑफ द अर्थ where life thrives and is the base of all agriculture। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ भी सॉइल में की जाती हैं। जो हम प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी फ्रूट्स ग्रो कर रहे हैं, ट्रीज ग्रो हो रहे हैं, वो हमारे इस सॉइल में ही हो रहे हैं। ठीक है, सो इट फॉर्म्स द अपर सर्फेस ऑफ द अर्थ where life thrives, जहाँ जीव जंतु रहती है, लाइफ हमारी चलती है, एंड इज़ द बेस ऑफ ऑल एग्रीकल्चर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है? ड्यू टू फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग ऑफ रॉक इट कंसिस्ट ऑफ मिनरल्स, ग्रेवल, माइक्रोब्स, इंसेक्ट्स, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस जिसे कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड एयर। मतलब ये जो सॉइल बन रही है कैसे बनती है? ये बनती है ड्यू टू फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स। अब आप कहोगे ये फिजिकल और केमिकल वेदरिंग क्या है, तो उससे पहले आपको समझना होगा कि व्हाट इज़ वेदरिंग एक्चुअली। वेदरिंग क्या है ना, प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल की, कि जो सॉइल हमारी बनती है वो कैसे बन रही है। सॉइल कैसे है ना, बड़े बड़े रॉक्स हैं, मान लीजिए बड़े बड़े रॉक्स हैं। तो ये जो सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि एक दिन में, 2 दिन में, या 1 साल में, 2 साल में, काफ़ी टाइम लगता है इसको। ठीक है, मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं सॉइल फॉर्मेशन होने में। तो कैसे फॉर्मेशन होती है? ड्यू टू रेन, बारिश की वजह से, सनलाइट की वजह से। क्या होता है कि ये जो पत्थर हैं बड़े बड़े इनमें क्रैक्स आ जाएंगे। ठीक है, हैवी रेन की वजह से या विंड की वजह से। ठीक है, ये क्या करेंगे, अपनी जगह से लुढ़कते हुए दूसरी जगह जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो बारिश, जैसे ही बारिश होती है, ये वाटर जो है, वाटर मॉलिक्यूल जो है इनके अंदर रिस जाते हैं। ठीक है, फिर ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, ये यहाँ पे जम जाएंगे, फिर ये एक्सपैंड होंगे तो यहाँ पे धीरे धीरे दरार बनती जाएगी। तो टाइम के साथ साथ ये प्रोसेस कंटिन्यू होती रहती है और एक टाइम के बाद फिर ये क्या है, पत्थर टूटना शुरू हो जाता है। तो इसे तो हम कहेंगे फिजिकल वेदरिंग। वेदरिंग क्या है एक्चुअली? जो पत्थर टूट रहे हैं, जो रॉक्स ये टूट रहे हैं ड्यू टू सनलाइट या फिर बारिश की वजह से, किसी भी एक्टिविटी की वजह से जो रॉक्स टूट रहे हैं, इसी प्रोसेस को हम कह रहे हैं वेदरिंग। ठीक है, अभी जो वेदरिंग है 2 टाइप्स की होती है, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल वेदरिंग नाम से समझ आ रहा होगा, फिजिकल मतलब उनकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी। कोई भी, जैसे ये पत्थर है, ये कोई बड़ी रॉक है, तो इससे जो फॉर्मेशन हो रही है, रॉक ही बन रहा है, इसका साइज़ छोटा है बट इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है। यहाँ भी रॉक ही था, यहाँ भी रॉक, यहाँ बड़ा रॉक है, यहाँ छोटा रॉक है, बट उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो सेम है, डिफरेंट नहीं है। ठीक है, बट केमिकल वेदरिंग में क्या होता है? केमिकल वेदरिंग में क्या है, जो ये रॉक है ये स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन हो रहे थ्रू फ्रोस्ट वेजिंग, नॉट फ्रोस्ट वेजिंग तो फिजिकल प्रॉपर्टी में होती है, फिजिकल वेदरिंग में होता है। फ्रोस्ट वेजिंग होता है, बता देती हूँ फ्रोस्ट वेजिंग क्या है। फ्रोस्ट वेजिंग यही जो मैंने भी बताया आपको कि कोई रॉक है, उसके अंदर पानी इस तरह से रिस जाएगा, पानी वाटर मॉलिक्यूल, जैसे बारिश हुई, ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स पत्थर के अंदर, रॉक के अंदर चला गया। ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रीज़ हो जाएंगे। फ्रीज़ होने के बाद क्या होगा, फ्रीज़ हो जाएंगे, फिर कुछ दिनों बाद फिर सनलाइट की वजह से ये क्या करेगा, ये वाटर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी, एक्सपैंड हो रहे हैं, फ्रीज हो रहे हैं, एक्सपैंड हो रहे हैं, तो
प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी, जिसकी वजह से धीरे धीरे ये दरार आनी शुरू हो जाएगी और ये पत्थर जो है छोटे 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 पार्टिकल्स में, रॉक पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा। उसी को हम कहते हैं फ्रोस्ट वेजिंग। यहाँ लिख देती हूँ स्पेलिंग, फ्रोस्ट वेजिंग। ठीक है, ये क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल वेदरिंग जो हो रही है वो फ्रोस्ट वेजिंग की वजह से हो रही है। बट जो केमिकल वेदरिंग हो रही है उसमें क्या है, जो रॉक्स हैं वो, जब कोई रॉक्स है ना, जब उसमें कोई केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल चेंजेस, यहाँ रॉक था, ठीक है, तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। इससे जो मटेरियल बना है विद रिएक्शन ऑफ वाटर और एयर, जब इसमें वाटर और एयर के साथ रिएक्शन होगा, वाटर प्लस एयर के साथ रिएक्शन होगा, तो ये नया ही कंपाउंड बन जाएगा, उसके केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसी को हम कहते हैं केमिकल वेदरिंग। तो जो सॉइल बन रही है, सॉइल फॉर्मेशन हो रही है, हमने ये देखा कि सॉइल फॉर्मेशन कैसे हो रही है, वेदरिंग की वजह से हो रही है। वेदरिंग क्या है, वेदरिंग एक प्रोसेस है जिसमें सनलाइट, रेन, हैवी विंड्स की वजह से जो रॉक हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होते रहते हैं। और वेदरिंग भी 2 टाइप्स की है, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल तो है जिसमें फ्रोस्ट वेजिंग होता है, जिसमें जैसे बारिश की वजह से अगर पानी उसके अंदर सीप हो गया, रिस गया, फिर क्या होगा, धीरे धीरे ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी और फिर धीरे धीरे इस पत्थर में दरार आनी शुरू हो जाएगी और टाइम के साथ साथ ये पत्थर जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। वहीं केमिकल वेदरिंग जो है, केमिकल वेदरिंग में क्या हो रहा है, सॉइल फॉर्मेशन ही हो रही है। बट जब रॉक्स जो है इसके वाटर और एयर के कांटेक्ट में आएंगे, इनके साथ रिएक्शन होगी वाटर और एयर के साथ रॉक की, तो जो डिफरेंट प्रॉपर्टी बन के आ रही है, मतलब केमिकल चेंज हो रहा है, उससे जो नया सब्सटेंस बन रहा है उसमें केमिकल मतलब उसका जो कॉम्पोजिशन है वो अलग है। पेरेंट रॉक से उसका जो कॉम्पोजिशन होगा वो अलग होगा, तो उसी को हम कह रहे हैं केमिकल वेदरिंग। जैसे फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज पढ़ा है ना आपने, फिजिकल चेंज होता है कि उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। ठीक है, प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, जैसे वाटर है तो वाटर ही रहेगा, उसका शेप साइज चेंज हो सकता है बट प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। ठीक है, उसकी अपीयरेंस चेंज नहीं होती, ठीक, जिस मतलब वो सेम रहती है उसकी प्रॉपर्टी। बट केमिकल चेंजेस में क्या होता है, केमिकल कॉम्पोजिशन ही चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल मिल्क से कर्ड बन रहा है, मिल्क से कर्ड बन गया, तो ये क्या हो गया, केमिकल चेंज, मतलब इस प्रोडक्ट से एक नया ही प्रोडक्ट बन के आ गया, दैट इज़ कॉल्ड केमिकल चेंज। तो वहीं पे फिजिकल और केमिकल वेदरिंग भी यही कह रहे हैं कि फिजिकल वेदरिंग क्या है, उसमें सिर्फ शेप और साइज़ में डिफरेंस आ रहा है, बट प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी जो है उसकी सेम रहेगी। बट केमिकल वेदरिंग में जो सॉइल फॉर्मेशन हो रही है पत्थर से, रॉक से, उसमें वो क्या क्यों हो रही है, क्योंकि वो जो पत्थर है, जो रॉक है, उसमें रिएक्शन हो रहा है विद वाटर और एयर और उसका नया ही कॉम्पोजिशन बन के आ रहा है, उसी को हम कह रहे हैं केमिकल वेदरिंग। ठीक है, आई होप इतना समझ आ गया होगा आपको कि सॉइल फॉर्मेशन कैसे हो रही है फिजिकल और केमिकल वेदरिंग की वजह से, फिजिकल और केमिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स की वजह से। अब ये सॉइल है, इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, इट कंसिस्ट ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट हैं, ग्रेवल प्रेजेंट है, माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, इंसेक्ट्स, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जिसको हम ह्यूमस भी कहते हैं, जो प्लांट्स और एनिमल्स सड़ गल जाते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है, सॉइल के ऊपर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं ना, वो जब वो सड़ गल जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन पे फीड करेंगे, तो ये जो है जिस मैटर में कन्वर्ट होते हैं उसी को कहते हैं डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, और उसका सेकंड नाम है ह्यूमस, जो कि काफ़ी फर्टाइल होता है, सॉइल के लिए, क्रॉप्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती है ह्यूमस। ठीक है, इसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है सॉइल में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल differing based on the geological composition, climate and rainfall. The area receives and is regularly removed and formed by the activities. मतलब ये जो सॉइल है, जो डिफरेंट टाइप्स की सॉइल है ना, ये डिपेंड करता है कि वहाँ की जियोलॉजिकल कॉम्पोजिशन क्या है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ रेनफॉल कैसी है, कैसा एरिया है, ठीक है, कितनी रेनफॉल वहाँ रिसीव हो रही है, तो इन सब चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। ओके, तो आई होप इतना समझ आ गया होगा आपको सॉइल फॉर्मेशन कैसे हो रही है, और जो डिफरेंट टाइप की सॉइल है वो वहाँ के वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे कई जगह रेड सॉइल होगी, कहीं जगहों पे ब्लैक सॉइल होगी ज़्यादा क्वांटिटी में। तो टाइप्स ऑफ सॉइल भी करेंगे, ये तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल है कि कहीं रेड सॉइल है, कहीं ब्लैक सॉइल है। एलुवियल सॉइल तो खैर नदी और समुद्र के तट पे होती है, बट कॉटन के लिए आपने सुना होगा कि ब्लैक सॉइल इज़ जो काफ़ी यूज़फुल होती है, ब्लैक सॉइल में कॉटन काफ़ी अच्छा ग्रो करता है। तो डिफरेंट की सॉइल जो है डिफरेंट जगह पे प्रेजेंट होती है, और डिफरेंट जगह पे कैसे प्रेजेंट है, वहाँ की क्लाइमेट कंडीशन जो है इनको अफेक्ट कर रही है। ओके,
चलिए, नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ सॉइल मैंने आपको बता दिया कैसे हो रही है, वेदरिंग की वजह से हो रही है। वेदरिंग क्या है? इट इज़ द ब्रेकिंग डाउन और डिजॉल्विंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स ऑन अर्थ सरफेस बाय द एक्शन ऑफ सन हीट, विंड, रेन, फ्लोइंग वाटर, क्लाइमेटिक कंडीशन इज कॉल्ड वेदरिंग। मतलब इन कंडीशंस की वजह से, सन की हीट की वजह से, विंड की वजह से, रेन की वजह से, या फिर फ्लोइंग वाटर की वजह से जो ये पत्थर हैं, रॉक्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो रहे हैं, इसी प्रोसेस को हम कह रहे हैं वेदरिंग। ओके, so humus क्या है? It is the organic component present in the soil formed by the decomposition of plants and animals by microorganisms present in the soil. Humus is the rotting dead matter in the soil. जैसे मैंने बता दिया आपको, ह्यूमस क्या है? डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से बना हुआ होता है जिसपे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फीड करते हैं, और ये जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है काफ़ी प्लांट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है, काफ़ी न्यूट्रिएंट होते हैं इसमें। ठीक है, ये देखिए इस तरह से वेदरिंग हो रही है। ये कोई रॉक है, इस तरह से यहाँ पानी फिल हुआ, धीरे धीरे यहाँ दरारें बढ़ती गई और धीरे धीरे फिर ये यहाँ से ब्रेक डाउन होना शुरू हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल क्या है? जब आप ऊपर से सॉइल को देखते हो ना, तो आपको तो इस तरह से प्लेन दिखती है कि हाँ इस तरह से सॉइल प्रेजेंट है, बट आप उसका अगर वर्टिकल सेक्शन कट करोगे, इस तरह से वर्टिकल सेक्शन कट करोगे, तो आपको जो सॉइल है कुछ इस तरह से नजर आएगी। ये जो डायग्राम आपको दिख रही है, इस तरह से सॉइल की जो लेयर्स हैं नजर आएंगी। इसमें इट कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स, 4 मेन लेयर्स होती हैं। फर्स्ट वन इज टॉप सॉइल, जिसे हम कहते हैं ए होराइजन, सब सॉइल बी होराइजन, ये ए होराइजन, बी होराइजन, पैरेंट मटेरियल जिसे हम सी होराइजन भी कहते हैं, और बेडरॉक डी होराइजन। तो 4 डिफरेंट लेयर्स में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, मतलब हमने नहीं, 4 लेयर्स में डिवाइड है सॉइल। तो इसको जो अपर लेयर है उसका नाम है टॉप सॉइल, सेकेंड लेयर सब सॉइल, थर्ड इज पैरेंट मटीरियल, सबस्ट्रेटम भी कहते हैं इसको, एंड लास्ट वन इज बेडरॉक। तो यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं सॉइल के, और इसके ऊपर देखो ये जो ऑर्गेनिक मैटर है, ह्यूमस प्रेजेंट है। और ह्यूमस जो है क्रॉप्स की कल्टीवेशन के लिए काफ़ी न्यूट्रिएंट होता है। जहाँ पे ज़्यादा ह्यूमस होगी वहाँ पे जो क्रॉप ग्रो करेगी वो काफ़ी अच्छी ग्रो करेगी। ठीक है, और ये जो बी होराइजन है, यहाँ पे किसी भी प्लांट्स के जो रूट्स हैं बी होराइजन तक पहुँच जाते हैं इस तरह से। यहाँ पे मिट्टी है, यहाँ पे इससे थोड़ी सी मोटी मिट्टी होगी, और यहाँ पे छोटे छोटे रॉक पार्टिकल्स होंगे, और यहाँ पे बड़े बड़े रॉक्स होंगे। और ये जो बड़े बड़े रॉक्स हैं जिसे हम बेड रॉक कह रहे हैं, यहीं पे जो वाटर, जैसे बारिश हो रही है या पानी आ रहा है ना बारिश की वजह से, तो पानी जो है यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ग्राउंड वाटर। तो ये ग्राउंड वाटर यहीं कलेक्ट होता है बेड रॉक में। और ये जो रॉक्स होते हैं ये इस पानी को नीचे नहीं जाने देते, मतलब ये यहीं पे इकट्ठा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। इस रॉक के को क्रॉस करके पानी दूसरी साइड नहीं जाता। तो इस तरह से पानी जैसे यहाँ कलेक्ट हो जाएगा, इसको हम कह रहे हैं ग्राउंड वाटर। और ये इन पत्थरों में, इन रॉक्स में फिल है, इसको हम कह रहे हैं एक्यूफर। जो इन पत्थरों के अंदर स्पेस है वहाँ पे पानी फिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई जगह होगी थोड़ी बहुत, यहाँ पे पानी फिल हो जाएगा, इसे हम कहेंगे एक्यूफर। और जहाँ तक वाटर प्रेजेंट है, मान लो यहाँ तक वाटर प्रेजेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक वाटर प्रेजेंट है, तो इसे हम कहेंगे वाटर टेबल। और ये अगर यहाँ तक है तो हम कहेंगे वाटर टेबल यहाँ तक है, यहाँ तक होगा तो हम कहेंगे वाटर टेबल यहाँ तक है। मतलब जितना ज़्यादा वाटर टेबल होगा उतना ही अच्छा है। ठीक है, तो बारिश का पानी जो है जो इकट्ठा होता है वो कहाँ इकट्ठा होता है? यहाँ पे इस बेडरॉक में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, चलिए, सॉइल प्रोफाइल इज अ कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल इन अ वर्टिकल सेक्शन। Each layer is different from others because of its texture, color, depth and chemical composition. मतलब हर मिट्टी की जो लेयर्स हैं, ये मिट्टी की जो 4 लेयर्स हैं, इन सब का टेक्सचर अलग होगा, कलर अलग होगा, अलग अलग डेप्थ पे हैं सभी, एंड इनकी केमिकल कॉम्पोजिशन भी डिफरेंट होगी। ईच लेयर इन अ सॉइल प्रोफाइल इज डिफाइंड एज अ होराइजन। हर लेयर को हम होराइजन कह रहे हैं। तो ये ए होराइजन है, ये बी होराइजन, दिस वन इज सी एंड दिस वन इज डी होराइजन। ठीक है, चलिए अब डिटेल में सारी होराइजन को देख लेते हैं। जो ए होराइजन है दैट इज टॉप सॉइल एंड इट इज सॉफ्ट पोरस लेयर विच कैन एब्जॉर्ब एंड होल्ड मोर वाटर। द ह्यूमस इन द टॉप सॉइल मेक्स इट मोर फर्टाइल। कि जो टॉप सॉइल है ना, ये जो सॉइल है यहाँ पे इस लेयर पे जो सॉइल प्रेजेंट होती है, यहीं पे ह्यूमस भी प्रेजेंट होती है। और ये वाली जो सॉइल है काफ़ी सॉफ्ट होती है, पोरस मतलब पानी को आर पार जाने देती है। पोरस मतलब पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से गैप प्रेजेंट होता है जहाँ पे एयर फिल होती है। तो ये पोरस होती है, इसी वजह से वाटर जो है ईजिली फ्लो कर जाता है यहाँ से, विच कैन एब्जॉर्व एंड होल्ड मोर वाटर। द ह्यूमस इन द टॉप सॉइल मेक्स इट मोर फर्टाइल। ठीक है, बी होराइजन जो है दैट इज कॉल्ड सब सॉइल और मिडल लेयर एंड इट इज़ द मोर कॉम्पैक्ट एंड हार्डर लेयर।
ये जो है थोड़ी सी कॉम्पैक्ट होती है, हार्ड होती है एज कम्पेयर टू ए होराइजन। रूट्स ऑफ ट्रीज जनरली रीच अप टू दिस लेवल। कोई भी प्लांट है उसके जो रूट्स हैं इस लेवल तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, नीचे तक। दिस लेयर इज रिच इन मिनरल एंड आयरन ऑक्साइड्स। ये वाली लेयर है, बी होराइजन है हमारी, इस होराइजन में मिनरल्स और आयरन ऑक्साइड्स काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। सी होराइजन इज सबस्ट्रेटम, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सबस्ट्रेटम। और थर्ड लेयर इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल रॉक, छोटे छोटे रॉक से बन के बना होता है छोटी छोटी रॉक से, ठीक है। दिस लेयर लैक्स ह्यूमस एंड इज इनफर्टाइल। ये जो लेयर है इसमें ह्यूमस नहीं होता एंड दिस इज इनफर्टाइल, ओके। डी होराइजन इज ऑल्सो कॉल्ड बेड रॉक and it is also called parent rock. Fourth and hardest layer, water cannot penetrate the bedrock. penetrate करना मतलब आर पार जाना, मतलब इस bedrock जो यहाँ पे इस तरह से rocks present, तो water इन rocks के को penetrate करके नहीं जाता नीचे, तो यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है पानी यहाँ वाटर जो है यहाँ कलेक्ट हो जाएगा और इन रॉक्स को पेनिट्रेट नहीं करेगा, मतलब इसको आर पार नहीं जाएगा, इसके आगे नहीं जाएगा, ठीक है। सो इट एक्यूमुलेट्स अबव इट टू फॉर्म द वाटर टेबल। तो ये इसके ऊपर यहाँ इकट्ठा हो जाएगा पानी, जिसको हम कहते हैं वाटर टेबल। द रिजर्वायर ऑफ रेन वाटर एक्यूमुलेटेड इन दिस लेयर इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। और वो यही जो वाटर है यहाँ कलेक्ट हो रहा है, रेन वाटर जो कलेक्ट होता है, इसी को हम कहते हैं ग्राउंड वाटर, ओके। जो इस लेयर में पानी प्रेजेंट है इसी को हम कह रहे हैं ग्राउंड वाटर। देखो 3 टर्म्स हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। कौन कौन सी अभी बताई मैंने कि एक तो देखो पिछली स्लाइड में चलते हैं। ग्राउंड वाटर यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है, जो बारिश का पानी है या कोई भी बहता हुआ पानी है वो सॉइल के थ्रू, सॉइल पोरस लेयर है ना, तो यहाँ से ये जो वाटर है यहाँ तक पहुँच जाएगा और यहाँ कलेक्ट हो रहा है पानी, ठीक है। तो इसी पानी को क्या कह रहे हैं, ग्राउंड वाटर। और ये जो ग्राउंड वाटर है जहाँ प्रेजेंट है, जो रॉक्स के बीच में प्रेजेंट है, उसे हम कहते हैं एक्यूफर, ओके। और इसके अलावा एक थर्ड टर्म है जिसे हम कहेंगे वाटर टेबल, ठीक है। वाटर टेबल क्या है, मतलब कितना पानी प्रेजेंट है, दैट इज़ कॉल्ड वाटर टेबल, ठीक है। ग्राउंड वाटर कितना प्रेजेंट है, उसकी जो मतलब प्रेजेंस है वो कितनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी बताया, अगर यहाँ तक वाटर टेबल होगा, यहाँ से यहाँ तक, तो हम कहेंगे वाटर टेबल इतना है। यहाँ से यहाँ तक होगा तो हम कहेंगे वाटर टेबल इतना है। मतलब ये वाटर टेबल क्या डिफाइन कर रहा है कि कितना पानी प्रेजेंट है, उसी को कह रहा है वाटर टेबल। और एक्यूफर क्या है, पानी जहाँ प्रेजेंट है उसे कह रहे हैं एक्यूफर। और इसी पानी जो कलेक्ट वाटर है इसको हम कहते हैं ग्राउंड वाटर, ठीक है। तो तीनों टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होना, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, छोटे छोटे डाउट नहीं होने चाहिए, क्योंकि बीच में से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको डिटेल सामने से सीधा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, और आज के टाइम में जो आपने सीटेट का लेवल देखा है थोड़ा सा हाई हो गया है, तो एकदम से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन बीच से पूछे जाते हैं। तो आपका हर एक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए, आई होप कि चारों होराइजन आपको समझ आ गए होंगे, ए होराइजन, बी होराइजन, सी होराइजन और डी होराइजन, ठीक है। ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो जब एक बार मैं समझाती हूँ उसके बाद खुद से भी इसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लिया करो नोट्स को, ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल फ्रॉम द लैंड बाय फ्लोइंग वाटर और स्ट्रॉन्ग विंड्स इज नॉन एज सॉइल इरोजन। जैसे मान लो ये सॉइल है, मिट्टी प्रेजेंट है, तो ये जो सॉइल है, रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल जब रिमूव हो जाती है थ्रू वाटर या विंड, दैट इज़ कॉल्ड सॉइल इरोजन, ठीक है। मतलब रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल इज़ कॉल्ड सॉइल इरोजन। और कैसे रिमूव हो रही है, थ्रू रेन वाटर, थ्रू हैवी फ्लड्स या फिर थ्रू स्ट्रॉन्ग विंड्स। तो जो रिमूवल ऑफ अपर लेयर ऑफ सॉइल हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड एक्चुअली सॉइल इरोजन। एंड दिस प्रोसेस मेक्स द लैंड बैरन मतलब जैसे बंजर सी ज़मीन हो जाएगी ना, अनफिट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। और इस जगह पे, इस सॉइल पे हम क्रॉप्स कल्टीवेट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसकी जो ह्यूमस होगी वो तो वॉश ऑफ हो गई होगी, पानी से या हवा से वॉश ऑफ हो जाएगी, तो वहाँ जो मिट्टी रह जाएगी वो इतनी उपजाऊ नहीं होगी, ठीक है, जिसकी वजह से प्लांट जो है क्रॉप्स जो हम कल्टीवेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो व्हाट आर द मेथड्स टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन को हम कैसे रोक सकते हैं। एक तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाएं, जितनी ज़्यादा ट्रीज़ हम लगाएंगे, मान लो ये हमारी सॉइल है, 2 टाइप की सॉइल बनाती हूँ, एक ये, ठीक है। ये वाली जो सॉइल है इसमें काफ़ी सारे पेड़ पौधे बने हुए हैं, और ये वाली जो सॉइल है बैरन लैंड है, खाली जगह है। तो जब बारिश होगी तो क्या होगा, ये वाली जो सॉइल है, इस ट्री की रूट्स ने इस तरह से सॉइल को बाइंड करके रखा, रूट्स ने इस सॉइल को पकड़ के रखा है बिल्कुल।
तो जो ये वाली सॉइल है कम वॉश ऑफ होगी, कम बहेगी एज कम्पेयर टू दिस सॉइल, क्योंकि यहाँ जो सॉइल पड़ी है इसको किसी ने बाइंड अप नहीं किया हुआ है, ये ऐसे ही पड़ी हुई है। तो जैसे ही बारिश होगी, ठीक है, ये पानी के साथ बह जाएगी ईजिली, और जिस जगह पे, जिस सॉइल पे प्लांट्स होंगे, उन प्लांट्स की रूट्स क्या करेंगे, सॉइल को पकड़ के रखेंगे अपनी जगह पे, ठीक है। वो तो यहाँ पे थोड़ी बहुत ही सॉइल जो है वॉश ऑफ होगी, बट इस केस में सारी ही सॉइल जो अपर लेयर है, टॉप सॉइल रिमूव हो जाएगी, जिसकी वजह से ये जो लैंड है फिर कल्टीवेशन के लिए फिट नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। सेकेंड इज डिफोरेस्टेशन शुड बी अवॉइडेड, हमें पेड़ पौधे नहीं, जंगल नहीं काटने चाहिए। थर्ड इज टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग क्या होती है ना, ये देखो, ये इमेज दिख रही है आपको, हिली एरियाज़ में इस तरह से लैंड्स को, इस तरह से स्टेप फार्मिंग भी कहते हैं इसको, इस तरह से स्टेप्स में खेत बनाए होते हैं, ताकि अगर बारिश बह के पानी भी आएगा तो वो वेस्ट नहीं होता पानी, वो सॉइल जो है यहाँ कलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो स्टेप फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग इज ऑल्सो यूजफुल टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ओके। एंड ओवर ग्रेजिंग ऑल्सो, जो एनिमल्स को हम छोड़ देते हैं जंगलों में ग्रेज करने के लिए, तो ओवर ग्रेजिंग जो है उससे भी वो भी एक अफेक्ट है, वो भी एक रीज़न है सॉइल इरोजन का, ठीक है। तो आई होप सॉइल इरोजन पे आपको समझ आ गया होगा कि रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन, और कैसे रिमूव हो रही है, थ्रू वाटर और विंड। नेक्स्ट हम करेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल, हम 4 टाइप्स की सॉइल करेंगे यहाँ पे, सैंडी, क्लेई, लोमी। जो मेन टाइप्स हैं दैट इज सैंडी, क्लेई और लोमी, और इसमें जो 4th टाइप है सिल्ट सॉइल, वो भी डिस्कस कर लेंगे, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो पहले जो 3 मेन सॉइल्स हैं उनके बारे में बताती हूँ, उसके बाद सिल्ट सॉइल आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि सिल्ट सॉइल है क्या। तो पहले सैंडी, क्लेई और लोमी समझ लेते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल और लोमी सॉइल, यहाँ लिख देती हूँ, सैंडी, क्लेई एंड थर्ड वन इज लोमी सॉइल, ठीक है। तो पहले सैंडी सॉइल समझिए। सैंडी सॉइल मतलब जो सैंड है, इसमें क्या होता है 70 to 80% सैंड प्रेजेंट होता है, बाकी जो है 20% सिल्ट और क्ले प्रेजेंट होती है, बट मैक्सिमम अमाउंट इसमें सैंड का होता है। और सैंड कैसी होती है, सैंड क्या है ना, बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, ये देखो इस इमेज में आपको दिख रहा होगा, सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हुए, इनके बीच में काफ़ी एयर गैप है, काफ़ी लार्ज पोर्स हैं। तो जैसे ही हम इसमें वाटर डालेंगे, ठीक है, कोई भी पानी डालेंगे तो वो ईजिली बह जाएगा, ठीक है। सॉइल जो है इस वाटर को होल्ड ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि एक तो इसका साइज़ इतना बड़ा है, दूसरा इसके बीच में इतने ज़्यादा गैप है, जिसकी वजह से वाटर होल्ड नहीं हो पाएगा, वाटर जो है कलेक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो सैंडी सॉइल जो है उसके जो पोर्स हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, पार्टिकल्स काफ़ी बड़े हैं, और एयर गैप भी काफ़ी बड़ा है, तो पानी कलेक्ट नहीं हो पाता सैंडी सॉइल में, ठीक है। कुछ ही टाइप की क्रॉप है, फसल है, जो सैंडी सॉइल में हम ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्लेई सॉइल। पार्टिकल के साइज़ याद रखना, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। सैंडी में सबसे बड़े हैं, क्लेई में क्या है, बिल्कुल छोटे साइज़ हैं। इतना छोटा पार्टिकल है और एक दूसरे के साथ इतने अच्छे से वाइंड अप है कि बिल्कुल भी जगह नहीं है एयर को क्रॉस होने की, ठीक है। काफ़ी कम स्पेस है एयर को जाने के लिए। क्लेई सॉइल का जो पार्टिकल है काफ़ी छोटा है, और इनके बीच में काफ़ी छोटे पोर्स हैं, मतलब काफ़ी कम स्पेस है। तो जैसे ही हम यहाँ से वाटर डालेंगे तो क्या होगा, सारा वाटर जो है ये मिट्टी एब्जॉर्व कर लेगी, थोड़ा बहुत ही पानी जो है वेस्ट होगा जाएगा, बाकी सारा वाटर जो है ये एब्जॉर्व कर लेगी, क्योंकि इसमें काफ़ी कम पोर्स हैं वाटर को पास आउट होने के लिए, ठीक है। और इसमें क्या है, मैक्सिमम वाटर जो है फ्लो कर जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें लोमी सॉइल की, ठीक है, सैंडी और क्ले समझ आ गया। सैंडी के साइज़, पार्टिकल साइज़ काफ़ी बड़े हैं, क्ले के काफ़ी छोटे हैं। अब लोमी क्या है, लोमी इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंडी एंड क्ले। लोमी इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंडी एंड क्ले सॉइल। इसमें सैंडी और क्ले सॉइल दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है। तो इसमें क्या है, ना काफ़ी बड़ा साइज़ है, ना काफ़ी छोटा साइज़ है, दोनों क्या है, मिक्सचर है। तो ये जो सॉइल है काफ़ी अच्छी सॉइल होती है प्लांट क्रॉप कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। लोमी सॉइल सबसे अच्छी सॉइल मानी जाती है फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, क्योंकि इसमें क्या है, सैंडी सॉइल और क्ले सॉइल का मिक्सचर है, ना ही एक्सेस वाटर को वेस्ट कर रही है, ना ही ऐसा है कि ज़्यादा पानी एब्जॉर्व कर लिया, उसको जितनी रिक्वायरमेंट है उतना एब्जॉर्व करेगी, बाकी जो है वॉश ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ये समझ आ गया। सैंडी के पार्टिकल साइज बड़े हैं, क्ले के छोटे हैं, लोमी के मिक्सचर ऑफ सैंडी और क्ले है। अब बात करते हैं सिल्ट की। सिल्ट सॉइल क्या है, सिल्ट सॉइल है, इट इज़ द मीडियम सॉइल, मतलब सैंडी और क्ले के बीच में जो सॉइल प्रेजेंट है दैट इज़ कॉल्ड सिल्ट। मतलब इसका जो सॉइल का पार्टिकल होगा सैंडी से थोड़ा सा छोटा होगा एंड क्ले से थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। तो ये मीडियम साइज़ की होती है, सैंडी से थोड़ा
छोटा है और क्ले से थोड़ा बड़ा है। तो मीडियम साइज़ की जो सॉइल है जिसमें ना पार्टिकल छोटा है ना ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, दोनों के बीच का रेशो है ये, सैंडी और क्ले के बीच की रेशो है, दिस इज़ कॉल्ड सिल्ट सॉइल। ठीक है, चलिए सैंडी सॉइल देख लेते हैं अब क्या है सैंडी सॉइल। Sandy soil is made up of large particles that do not hold much water and allow for good drainage, making them ideal for certain crops. ये पानी, इसके जो particles हैं काफ़ी बड़े हैं, साइज़ काफ़ी बड़ा है, good drainage है, पानी को ज़्यादा ड्रेन मतलब बहने देता है, making them ideal for certain crops. कुछ ही क्रॉप्स हैं जो इसमें अच्छे से ग्रो करती हैं। इसके अलावा दिस सॉइल कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड, 70 to 80% सैंड होता है, एंड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल्स। सैंडी सॉइल लैक ह्यूमस, सो इट इज़ लेस फर्टाइल। सैंडी सॉइल इज लाइट, काफ़ी हल्की होती है, सो इट हैज़ टेंडेंसी टू बी ब्लोन अवे बाय द विंड। जैसी हवा चलेगी या वहाँ उड़ने शुरू हो जाती है। अगर आप राजस्थान गए होंगे तो आपने देखा होगा काफ़ी रेत होती है वहाँ पे, तो जब हवा चलती है तो वो रेत जो है यहाँ से वहाँ उड़ती रहती है। ठीक है, क्योंकि सैंडी सॉइल जो उसके जो पार्टिकल्स हैं काफ़ी लाइट वेट होते हैं। ठीक है, आई होप सैंडी सॉइल आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है क्ले सॉइल। क्ले सॉइल मैंने बताया उसके पार्टिकल्स जो हैं काफ़ी छोटे होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल्स दैट कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर लीविंग लिटिल स्पेस फॉर एयर। इतना टाइटली पैक्ड होते हैं कि उनके बीच में काफ़ी कम स्पेस होता है एयर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज इट कंटेन्स मेनली क्ले एंड हैज़ वेरी लेस अमाउंट ऑफ सैंड एंड स्लिट इन इट। मतलब ये जो है इसमें क्ले का जो क्वान्टिटी है ज़्यादा होती है और सैंड और स्लिट काफ़ी कम क्वान्टिटी में प्रेजेंट है। क्ले सॉइल हैज़ वेरी स्मॉल एंड टाइटली पैक्ड क्ले पार्टिकल्स मेक इट लेस पोरस। पोरस क्या होता है, मतलब पोरस होता है कि पोर्स बड़े बड़े हैं। ठीक है, मतलब वो ईज़िली इन पोर्स के थ्रू वाटर जो है ईज़िली पास आउट हो जा रहा है। जैसे सैंडी सॉइल जो है वो क्या है, मोर पोरस है, उसके बीच में पोर्स काफ़ी बड़े बड़े हैं, गैप बहुत ज़्यादा है, एयर स्पेस बहुत ज़्यादा है, जिसे हम कहेंगे सैंडी सॉइल इज़ मोर पोरस। बट इफ़ यू टॉक अबाउट क्ले सॉइल, तो क्ले सॉइल इज़ लेस पोरस, इनके बीच में काफ़ी छोटे छोटे पोर्स एंड दैट्स व्हाई इट इज़ लेस पोरस सॉइल। ओके, नेक्स्ट इज़ loamy soil. Loamy soil is a mixture of sandy and clay. It is a mixture of sand, slit and clay, offering a good balance of drainage and water retention, making it fertile for many plants. ये काफ़ी मतलब इसके ये जो है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड, स्लिट एंड क्ले, और ये जो पानी का काफ़ी अच्छा एक बैलेंस बना के रखता है। ऐसा भी नहीं कि एक्सेस पानी जो है बहने देगा, ऐसा भी नहीं है कि ज़्यादा पानी एब्जॉर्व करेगा, जितनी प्लांट को रिक्वायरमेंट है उतना एब्जॉर्व करता है। एंड इट इज़ ऑल्सो इट मेक्स द मैनी प्लांट्स फर्टाइल। ठीक है, काफ़ी प्लांट्स के लिए काफ़ी अच्छी होती है ये वाली मिट्टी, लोमी सॉइल जो है। कौन सी सॉइल में कौन सा प्लांट ग्रो करता है बेटर, वो भी हम एंड में करेंगे। ठीक है, लोमी सॉइल हैज़ एडिक्वेट एयर स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल्स टू होल्ड सफिशिएंट एयर नीडेड बाय रूट्स। रूट्स को जितनी एयर चाहिए उतनी वो एब्जॉर्व कर लेते हैं। लोमी सॉइल कैन बी प्लोड ईजिली इन द क्रॉप फील्ड्स। प्लोड होता है हल चलाते हैं, जैसे खेत में जो खेत में मिट्टी है लोमी सॉइल होती है वो, तो जब हम हल चलाएंगे तो चिपकेगी नहीं, वो काफ़ी स्मूथली काफ़ी ईजिली जो है हम खेतों में हल चला सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये तीनों सॉइल्स आपको समझ आई होंगी। नेक्स्ट है सिल्ट सॉइल। इसको कहीं जगह पे स्लिट भी लिखा होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों सेम है ये, सिल्ट और स्लिट। इट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स दैट आर इन बिटवीन सैंडी एंड क्ले। सैंडी और क्ले के बीच का जो साइज है पार्टिकल का, सॉइल पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड सिल्ट सॉइल, ऑफरिंग अ गुड मिक्स ऑफ वाटर रिटेंशन एंड ड्रेनेज। ओके, चलिए टाइप्स ऑफ सॉइल हमारी कंप्लीट हो गई। सॉइल आपने कर लिया, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल आपका हो गया। नेक्स्ट आपने सॉइल प्रोफाइल कर लिया एंड दिस टाइप्स ऑफ सॉइल वी हैव डन। नाउ वी आर डूइंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। तो सॉइल की 2 मेन प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट इज़ पर्कोलेशन। पर्कोलेशन क्या है अभी बताती हूँ। सेकेंड इज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। कुछ न्यूमेरिकल भी हैं पर्कोलेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर पे, तो वो भी आपको बताऊंगी। कुछ न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, तो ये न्यूमेरिकल्स भी आपको ध्यान से देखने कि इनके फॉर्मूलाज हैं, दोनों के फॉर्मूला पता होगा तो आप न्यूमेरिकल ईजिली कर लोगे। ठीक है, चलिए 1 मिनट रुकना, मैं अपना माइक चेक करूँ, चल भी रहेगी, मैं ऐसे ही बोली जा रही हूँ। येस, इट इज़ वर्किंग। समटाइम्स क्या होता है ना कि मैं बोलती रहती हूँ, क्लास रिकॉर्ड हो जाती है, एंड में पता चलता है हो माइक तो चल ही नहीं रहा। चलो, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है पर्कुलेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी विल डू, दैट इज़ पर्कुलेशन। पर्कुलेशन क्या है ना, एक्चुअली पर्कुलेशन क्या है, सिंपल भाषा में बताऊँ आपको तो स्पीड एट विच वाटर मूव्स, मतलब पानी कितनी स्पीड से बहेगा, दैट इज़ कॉल्ड पर्कुलेशन। ठीक है, पानी कितनी स्पीड से बहेगा, स्पीड ऑफ वाटर, speed at which water moves. Okay, speed at which
वाटर फ्लोज और वाटर मूव्स, कुछ भी कह सकते हो, वाटर मूव्स थ्रू सॉइल, मतलब उस सॉइल के थ्रू वाटर कितनी तेज़ी से बह रहा है उसी को हम कह रहे हैं परकोलेशन। ठीक है, मतलब पानी कितनी तेज़ी से बह रहा है, कौन सी मिट्टी में कितना पानी बहेगा, दैट इज़ कॉल्ड परकोलेशन। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अगर आपके पास सैंडी सॉइल है और आपके पास क्ले सॉइल है, तो किसका परकोलेशन रेट ज़्यादा है, सैंडी का या क्ले का? मतलब किस में पानी स्पीड से बहेगा? सैंड में, ये सैंड है और ये क्ले है, किस में जो पानी है ज़्यादा स्पीड से बहेगा, इसमें या इसमें? ठीक है, तो आप बोलोगे कि सैंडी सॉइल में, क्योंकि इसके जो पोर्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं, जैसे ही आप पानी डालोगे ना पानी ईजिली वॉश ऑफ हो जाएगा। ठीक है, और ये पानी को एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा। और जो क्ले सॉइल है इसमें पानी धीरे धीरे कुछ पानी तो ये एब्जॉर्ब कर लेगी क्ले सॉइल, ठीक है, काफ़ी कम ईयर्स गैप है इनके बीच में, तो ये जो एयर सॉइल है जैसे ही पानी को ऑब्जॉर्व करती है ना, ये फ्लफ़ी सी हो जाती है, थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, तो इसके बीच में इतना गैप है कि पानी को ऑब्जॉर्व कर लेगी, ये लेस वाटर को है ना बहने देगी। तो ज़्यादा पानी किस में बहेगा? सैंड में। ठीक है, परकुलेशन क्या है? पानी का बहना। ठीक है, और ज़्यादा पानी किस में बहेगा? सैंडी सॉइल में। ओके, इतना समझ आ गया। चलिए अब देखते हैं परकुलेशन क्या है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग लिक्विड व्हाइल पासिंग थ्रू अ फिल्टर. Rainfall seeps underground through percolation where water travels downward through the tiny space. जो रेनफॉल होती है, आपको मैंने पीछे बताया था, जैसे ये पानी है, सॉरी ये हमारा लैंड है, ठीक है, सॉइल है यहाँ पे प्रेजेंट। तो जैसी रेनफॉल होगी, पानी जो बारिश का आएगा वो धीरे धीरे मिट्टी में रिसता जाएगा और नीचे बेड रॉक में कलेक्ट होता जाएगा। ठीक है, बेड रॉक में जो कलेक्ट होता जाएगा। तो ये जिस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, जो पानी बह रहा है, पानी इस प्रोसेस के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, इसी को हम कह रहे हैं परकुलेशन ऑफ वाटर। ओके, फिर वाटर ट्रैवल डाउनवर्ड थ्रू द टाइनी स्पेसेस बिटवीन रॉक्स एंड सॉइल पार्टिकल। रॉक्स और सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो टाइनी गैप है, उसी के थ्रू पानी जो है बह के नीचे बेड रॉक में कलेक्ट हो जाता है। द वाटर इवेंचुअली सैचुरेट्स एंड अंडरलाइंग रॉक मच लाइक वाटर फिल्स द टाइनी होल्स ऑफ अ स्पॉन्ज। जैसे आपने स्पॉन्ज देखी, उसके अंदर जो छोटे छोटे होल होते हैं, जैसे हम स्पॉन्ज में पानी डालेंगे तो ये क्या करते हैं, पानी को एब्जॉर्व कर लेते हैं। उसी तरह जो रॉक्स हैं और सॉइल है, जैसे ये पानी आएगा उसको एब्जॉर्व कर लेती हैं। दिस हेल्प्स टू रिप्लेनिश एक्यूफर अंडर द ग्राउंड, जिसकी वजह से ये क्या करता है, जो अंडरग्राउंड हमारे एक्यूफर है, एक्यूफर मैंने बताया था क्या है, एक्यूफर जहाँ पे पानी कलेक्ट हो रहा है, तो वो जो है एक्यूफर में पानी कलेक्ट हो जाता है। रिप्लेनिश मतलब इकट्ठा कर लेना, कलेक्ट कर लेना, एक्यूफर में पानी कलेक्ट हो जाता है। एक्यूफर कहाँ है? रॉक्स और सॉइल्स के बीच में जो गैप है जहाँ पानी भर रहा है, उसी को हम कह रहे हैं एक्यूफर। ओके, सो अगर परकुलेशन रेट आपको फाइंड आउट करनी हो कि कौन सी मिट्टी की कितनी परकुलेशन रेट है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? इस फॉर्मूला के थ्रू। एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, परकुलेशन रेट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर, कितना पानी आपने उसमें डाला है और कितने टाइम में वो परकोलेट हुआ है। ठीक है, मान लो आपके पास 50 ml वाटर है, 50 ml वाटर है और आपके पास यहाँ बनाती हूँ, कहाँ बनाऊँ, स्पेस नहीं बचा, रुको मैं इरेज करूँ, वेट। ठीक है, 50 ml वाटर है हमारे पास, मान लो ये हमारे पास एक बीकर है। ठीक है, और यहाँ मैंने फनल लगा दी एक। अब हमारे पास यहाँ पे सॉइल डाल दी मैंने, अब मान लो कि सैंडी सॉइल डाल दी, सैंड डाल दिया। जैसे ही आप इसमें पानी डालोगे, मान लो आपने 50 ml पानी डाला, अब ये पानी जैसे ही आपने डाला यहाँ पे कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो आपको ये बताना है कि इस मिट्टी ने, सैंडी सॉइल ने कितना पानी परकोलेट हुआ, मतलब कितना पानी परकोलेट हुआ और कितने टाइम में हुआ। तो अमाउंट ऑफ वाटर कितना है? 50 ml, और फिर आप टाइम नोट करोगे, परकोलेशन टाइम कितना है, 1 मिनट 2 मिनट, कितना टाइम में कलेक्ट हुआ, दैट इज़ कॉल्ड परकोलेशन रेट। मतलब कौन सी मिट्टी कितने टाइम में कितना अमाउंट ऑफ वाटर जो है बहने दे रही है, परकोलेट हो रहा है उसमें से। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है, एंड इसके जो यूनिट है अमाउंट ऑफ वाटर के ml है और परकुलेशन टाइम के आपको पता है मिनट्स है। अमाउंट ऑफ वाटर मिलीलीटर पर मिनट, अमाउंट ऑफ वाटर अपॉन परकुलेशन टाइम। आगे एक न्यूमेरिकल भी लिया है, उससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अच्छा, ये एक डायग्राम ली है जिसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि एक्यूफर क्या है, ग्राउंड वाटर क्या है, वाटर टेबल क्या है। ठीक है, देखो इस तरह से बारिश हो रही है, ये नदी आई, नदी का पानी, कुछ पानी तो यहाँ लैंड से जो है फ़िल्टर होता हुआ लैंड के थ्रू यहाँ सॉइल में आ रहा है। ठीक है, कुछ पानी नदी के थ्रू, जो नदी बह रही है, नदी के थ्रू इस तरह से नीचे जो सॉइल प्रोफाइल हमने की थी ना, ए होराइजन, बी होराइजन, सी होराइजन, डी होराइजन, ठीक है, वहाँ तक जाएगा अंडरग्राउंड। तो जैसे ही वाटर देखो नीचे तक जा रहा है, एक्यूफर क्या है, ये छोटे छोटे रॉक्स पार्टिकल्स हैं, इन रॉक्स के बीच में जो गैप है यहाँ पानी कलेक्ट हो रहा है, तो इसी को हम कह रहे हैं एक्यूफर। ठीक है,
एक्यूफर क्या है? जो पानी यहाँ सैंड, रॉक और सॉइल पार्टिकल्स के बीच में कलेक्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्यूफर, ठीक है। और जो वाटर प्रेजेंट है इसे कहते हैं ग्राउंड वाटर, एंड दिस इज वाटर टेबल कि कितना, अब इसमें इसका जो लेवल, वाटर टेबल क्या है? एक्चुअली लेवल ऑफ वाटर, ओके। वाटर टेबल क्या है? लेवल ऑफ वाटर की कितना पानी प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड वाटर टेबल, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। एक्यूफर में एक्यूफर, ग्राउंड वाटर एंड वाटर टेबल, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। ये न्यूमेरिकल है, एक न्यूमेरिकल ये है आपको कि 100 ml ऑफ वाटर टेक्स 10 मिनट्स टू परकोलेट कम्प्लीटली इन ए पर्टिकुलर सॉइल, कि हमने 100 ml ऑफ वाटर लिया है, अमाउंट ऑफ वाटर दिया हुआ है हमें, अमाउंट कितना है 100 ml, और टाइम दिया हुआ है हमें कितना 10 मिनट्स। तो हमसे पूछा है कैलकुलेट द परकुलेशन रेट ऑफ वाटर इन दिस सॉइल, कि कितना इसकी परकुलेशन रेट आपको फाइंड आउट करना है कि इतने अमाउंट ऑफ वाटर जो है इतने टाइम में इतने अमाउंट ऑफ वाटर इतने टाइम में परकुलेट हो रहा है, तो इसकी परकुलेशन रेट क्या है, ठीक है। वही आपको फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करोगे? फॉर्मूला लगा के, परकुलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर कितना है 100, परकुलेशन टाइम कितना है 10 मिनट, तो मतलब 10 ml पानी जो है 1 मिनट, 100 ml पानी था ना, तो मतलब 1 मिनट में 10 ml पानी जो है परकुलेट हो रहा है, बह रहा है, ठीक है ना। समझ आ गया? परकुलेशन क्या है? स्पीड ऑफ वाटर, एक्चुअली कौन सी सॉइल से कितनी स्पीड में पानी बहेगा, दैट इज कॉल्ड परकुलेशन ऑफ सॉइल। तो इस सॉइल का जो परकुलेशन रेट है दैट इज 10 मिलीलीटर पर मिनट, 1 मिनट में 10 ml पानी जो है परकुलेट हो रहा है इस सॉइल से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, कि कौन सी सॉइल कितना पानी एब्जॉर्व करेगी, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब इसमें आपको यहाँ देखिए फिर से 2 सॉइल्स लेते हैं, सैंड एंड क्ले, ठीक है। 2 सॉइल लेते हैं, इससे आपको अच्छे समझ आ रही है ना चीज़ें। एक सॉइल का साइज़ काफ़ी बड़ा है, दैट इज कॉल्ड सैंडी, एक सॉइल का साइज़ काफ़ी छोटा है, एंड दिस इज क्ले सॉइल, ठीक है। अब कौन सी सॉइल जो है कितना ज़्यादा पानी एब्जॉर्व करेगी, आप मुझे बताओ। सैंडी सॉइल ज़्यादा पानी एब्जॉर्व करेगी, सैंडी या फिर क्ले? परकुलेशन की बात तो हमने कर ली कि जो परकुलेशन रेट है वो सैंडी सॉइल का ज़्यादा होगा। अब एब्जॉर्प्शन किसकी ज़्यादा होगी, सैंडी की या क्ले? कौन सी मिट्टी ज़्यादा पानी एब्जॉर्व करेगी, सैंड या क्ले? आप सैंड में जैसे ही पानी डालोगे तो ये पानी तो बह जाएगा, एब्जॉर्व ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके बीच में इतना ज़्यादा गैप है कि वो वाटर एब्जॉर्व ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। बट अगर क्ले की बात करें तो काफ़ी छोटा छोटा गैप है इनके बीच में, पानी को क्या करेगी, बहने नहीं देगा। जितना भी पानी है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर क्या ये मिट्टी एब्जॉर्व कर लेगी। थोड़ा बहुत पानी वेस्ट होगा, वेस्ट नहीं मतलब नीचे जाएगा, बाकी पानी ये मिट्टी एब्जॉर्व कर लेगी। तो मैक्सिमम वाटर कौन एब्जॉर्व करेगा, दिस क्ले सॉइल जो है मैक्सिमम वाटर क्या करेगी, एब्जॉर्व कर लेगी, ठीक है, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, ओके। अगर क्वेश्चन आता है कि हाई परकुलेशन रेट किसकी है, तो किसकी है, सैंडी सॉइल की, और हाई एब्जॉर्प्शन किसकी है, क्ले सॉइल की, ठीक है। और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। वी नो दैट सॉइल इज पोरस, पोरस होता है कि पोर्स प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, एयर गैप प्रेजेंट है ना, एंड हैज स्पेसेस इन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स, ड्यू टू दिस सॉइल कैन एब्जॉर्ब वाटर। ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल हाउएवर डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर एट सेम एक्सटेंट, मतलब हर टाइप की सॉइल जो है ना अलग अलग अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्व करती है। ऐसा नहीं कि एक सॉइल, जैसे सैंडी सॉइल जितना पानी एब्जॉर्व करेगी उतना ही क्ले करेगी, या क्ले सॉइल जितना पानी एब्जॉर्व करेगी सैंडी सॉइल भी उतना ही करेगी। हर मिट्टी का अपना अपना टेक्सचर है, अपना अपना पोर्स है, अपना मतलब उसका पोर बड़ा है, सैंड का, क्ले का पोर छोटा है, ठीक है। अपनी अपनी क्वालिटी है दोनों की, तो कोई कम पानी एब्जॉर्व करेगी, कोई ज़्यादा पानी एब्जॉर्व करेगी, ठीक है। Sandy soil absorbs less water because it has large particles with large spaces between them. Clay soil absorbs more water because it has very good water holding capacity due to its small and tightly packed particles. ठीक है। अब इसका अगर फॉर्मूला है कि कौन सी मिट्टी कितना पानी एब्जॉर्व कर रही है, तो आप इस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। मास ऑफ वाटर एब्जॉर्व बाय द सॉइल और मास ऑफ सॉइल टेकन, उस सॉइल ने कितना पानी एब्जॉर्व किया था और कितनी सॉइल हमने ली थी इनटू 100%। तो इसके थ्रू इस फॉर्मूला से आप परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए 3 टाइप्स की सॉइल ली है, सैंड, क्ले एंड लोम। अब इसमें क्या हो रहा है, सैंडी सॉइल में देखो सब में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर फिल किया था, ठीक है। मान लो 50 या 60 ml पानी एब्जॉर्व किया डाला है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है,
पानी का जो लेवल है, मान लीजिए इसमें 50 ml 50 इसमें 50 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, चलो इतने मान लेते हैं। मानो कि जिस सैंड है इसमें हमने जैसे ही वाटर ऐड किया, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर जो है किस सैंड सॉइल ने परकोलेट कर दिया, उसने जो है बहुत कम ना के बराबर पानी जो है एब्जॉर्व किया। बट इफ़ यू टॉक अबाउट क्ले सॉइल, क्ले की बात करें तो क्ले में देखो कितना पानी उसने परकोलेट किया है, ज़्यादातर जो पानी है इसने एब्जॉर्व कर लिया। एंड लोमी की बात करें तो लोमी का लेवल क्या है, इन दोनों के बीच का है, ठीक है। ना इसने बिल्कुल बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्व किया, ना ही कम पानी, इनके बीच का है, क्योंकि इसके जो साइज लोमी सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ लोमी एंड सैंडी एंड क्ले सॉइल, ठीक है। तो यहाँ से इस पिक्चर के थ्रू आपको समझ आ रहा होगा कि क्ले सॉइल जो है ज़्यादा वाटर एब्जॉर्व करती है, उससे कम लोमी एंड उससे कम सैंडी सॉइल, ठीक है। और ये सॉइल के पार्टिकल्स हैं, जो साइज दे रखे हैं, ये हमने पीछे डिस्कस कर लिया है, ठीक है। इसके बेस्ड अगर न्यूमेरिकल आता है आपको कि कौन सी मिट्टी कितना पानी एब्जॉर्व कर रही है, तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर कि 50 ml ऑफ वाटर वॉज एडेड ड्रॉप वाइज टू 50 ग्राम ऑफ ड्राई सॉइल। 50 ml पानी लिया, 50 ml सॉइल में डाल दिया, कैप्ट ऑन फिल्टर पेपर इन अ फनल। इस तरह से हमारे पास एक बीकर है और ये हमने फ़नल ली हुई है, ठीक है। फ़नल में इस तरह, ज़्यादा नीचे होगी फ़नल में इस तरह से हमने मिट्टी डाली हुई है, ठीक है। ड्रॉप वाइज कीप ऑन अ फिल्टर पेपर इन अ फनल, हमने ऐसे फिल्टर पेपर रख दिया और फिल्टर पेपर के ऊपर फिर हमने सॉइल डाल दी। द अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड इन द ग्रेजुएटेड सिलेंडर, इसने ग्रेजुएटेड सिलेंडर लिया है, वो मान लो ग्रेजुएटेड सिलेंडर होता है, इस पर लैबलिंग दी होती है, सिलेंड्रिकल शेप का फ़नल होता है, फ़नल नहीं मतलब एक बीकर होता है। Below was found to be 40 ml. Calculate the percentage of water absorbed by the soil. इसमें क्या है ना, मान लो एक हमारे पास ग्रेजुएटेड सिलेंडर, बीकर नहीं होता, सिलेंडरिकल शेप में होता है, इस तरह से लंबी सी ट्यूब सी होती है, अगर आपने साइंस लैब में देखी होगी अपनी तो, ठीक है। तो मान लो ये मिट्टी ली हमने, कितनी मिट्टी ली, 50 ग्राम, 50 ग्राम हमने मिट्टी ली और इसमें हमने 50 ml वाटर डाल दिया। 50 ml क्या किया, वाटर डाल दिया, ड्रॉप वाइज डालना है, और यहाँ पे जो वाटर कलेक्ट हुआ दैट इज़ 40 ml। तो वो तो हमें समझ आ रहा है कि अगर 50 ml पानी में से 40 ml वाटर हमें नीचे कलेक्ट किया है तो कितना पानी एब्जॉर्ब किया सॉइल ने, 10 ग्राम पानी एब्जॉर्ब किया सॉइल ने, है ना। हमसे क्या पूछा है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉइल, परसेंटेज निकालना है कि कितना परसेंट वाटर जो है एब्जॉर्ब किया इस मिट्टी ने, ठीक है। तो देखिए पहले क्या है, मास ऑफ सॉइल, हम जो वैल्यूज़ हमारे पास दी हैं हम वो सारी लिख लेंगे। मास ऑफ सॉइल टेकन 50 ग्राम, वाटर कितना है 50 ml, कितना पानी कलेक्ट किया 40 ml, तो कितना पानी एब्जॉर्ब कर लिया सॉइल ने, 50 - 40 इज इक्वल टू 10 ml, ठीक है। तो मतलब जो मास ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल है दैट इज़ 10 ग्राम, और 1 ml 1 ग्राम के बराबर होता है, तो आप इसको 10 ml भी लिख सकते हो, 10 ग्राम्स भी लिख सकते हो, ठीक है। तो कितना वाटर एब्जॉर्ब किया, 10 ग्राम वाटर एब्जॉर्ब किया। अब इसको आप फॉर्मूला में पुट कर दो, परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल, फॉर्मूला लगाओगे, मास ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल, कितना मास जो है वो, कितनी जो पानी है एब्जॉर्ब किया सॉइल ने, तो कितना पानी एब्जॉर्व किया 10 ml। मास ऑफ सॉइल टेकन, कितनी सॉइल ली थी हमने 50 ग्राम, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, 10 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100, तो इसको कट कर दो, एंड 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, तो कितनी परसेंट पास इस सॉइल ने कितना परसेंट पानी जो है एब्जॉर्व किया, दैट इज़ 20%, ठीक है। तो इस फॉर्मूला के थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हो। बस आपको दोनों ही, पर्कुलेशन का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए एंड दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉइल जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है, इसका भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सॉइल एंड क्रॉप्स। कौन सी सॉइल में कौन सी क्रॉप्स बेटर ग्रो करती है वो दिया हुआ इसमें, चलिए देखते हैं। डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेटिक फैक्टर्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ द सॉइल, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन। हर डिफरेंट रीजन पे डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स जो हैं ग्रो की जाती हैं एज पर देयर क्लाइमेटिक कंडीशन और वेदर कंडीशंस, ठीक है। तो क्ले सॉइल जो है, सॉइल रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड सॉइल्स विद गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर एंड इट इज़ गुड फॉर ग्रोइंग पैडी एंड वीट। जो धान, पैडी होते हैं धान मतलब राइस की फसल, जो वीट की फसल, उसके लिए वो जो है क्ले सॉइल में अच्छा ग्रो करता है। अगर लोमी सॉइल की बात करें तो लोमी सॉइल with high drainage capacity and can hold plenty of water, good for growing lentils, दालों के लिए, पल्सेस के लिए जो है ये lentils and other pulses, दालों के लिए काफ़ी अच्छी फसल सॉइल होती है। कौन सी, लोमी सॉइल, दालों के लिए एंड कॉटन के लिए, ठीक है।
Next, sandy soil. This soil has very high proportion of sand in comparison to other organic component. It is extremely dry and has very low water retention capacity. It is good for growing maize, millets and barley etc. ठीक है, तो कौन कौन सी फसल जो है सैंडी सॉइल में ग्रो करेगी? मेज़, मिलेट, बार्ले एट्सेट्रा और भी काफ़ी सारी है। ठीक है, तो आई होप कि समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट है ये कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो करनी है, आप ये याद कर लेना। नेक्स्ट लास्ट में मैंने एक स्लाइड ली है जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल करेंगे कि इंडिया में कौन कौन सी सॉइल है, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, कौन सी सॉइल में कौन सी क्रॉप्स प्रेजेंट होती है, तो वो आपको पता होना चाहिए। वो आगे टेबल दिया हुआ है, तब डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रोपोनिक प्लांट्स। हाइड्रोपोनिक प्लांट्स क्या होते हैं? हाइड्रो वाटर, इसी से समझ आ रहा है, मतलब ऐसे प्लांट्स जो प्लांट्स हम वाटर में ग्रो कर पाए। ऐसे प्लांट जो हम वाटर में ग्रो कर पाएँ, उनको ग्रो करवाने के लिए हमें सॉइल की ज़रूरत नहीं है। दैट प्लांट्स आर कॉल्ड हाइड्रोपोनिक प्लांट्स। फॉर एग्जांपल मनी प्लांट आपने घर में देखा होगा, तो मनी प्लांट्स को अगर आप प्लांट में भी ग्रो कराओगे, वाटर में अगर ग्रो कराओगे तो इट कैन ग्रो ईजली। ठीक है, plants that do not need soil to grow, instead these plants need water to grow. These types of plants are known as hydroponic plants. ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन सी सॉइल्स प्रेजेंट है। इसमें कलर और टेक्सचर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी, ये तो नहीं पूछा जाएगा कि किस कलर की है, बट हाँ कौन सी सॉइल में कौन सी क्रॉप ग्रो की जाती है वो आपको पता होना चाहिए। तो एक बार ये ज़रूर आप रीड आउट कर लेना। एलुवियल सॉइल में तो ये तो इट इज़ नियर सी वेव्स और रिवर्स होती है, तो इसमें तो कोई प्लांट ग्रो नहीं करता। एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉइल जो है ना वो एलुवियल सॉइल प्रेजेंट, अराउंड 45 to 46% सॉइल जो है एलुवियल सॉइल प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट रेड सॉइल 10 से 15% रेड सॉइल है। ब्लैक सॉइल भी इतनी है 15 से 16%। तो हर सॉइल की परसेंटेज अलग अलग है, बट अगर मैक्सिमम आपसे पूछेंगे तो कि मैक्सिमम सॉइल कौन सी प्रेजेंट है, तो एलुवियल सॉइल जो है मैक्सिमम सॉइल है जो प्रेजेंट है। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? इट इज़ नियर सी वेव्स एंड रिवर्स। ठीक है, कलर आपसे नहीं पूछा जाएगा कौन से कलर का है, क्या टेक्सचर है, सैंडी, सिल्टी, लोम और क्ले, ये नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी एक बार रीड कर लेना। बट ये टेक्सचर और कलर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ओनली आपको ये पढ़ना है फीचर्स में कि रेड सॉइल है तो कौन कौन से प्लांट्स के लिए जो है अच्छी है, जैसे रागी, ग्राउंडनट, मिलेट, टबैको ग्रोन वेल इन दिस सॉइल। ब्लैक सॉइल की बात करें तो हमें पता है कॉटन जो है काफ़ी अच्छा ग्रो करता है ब्लैक सॉइल में। एंड एरिड एंड डेजर्ट सॉइल्स मेकिंग दैम अनसूटेबल। इसमें क्या है, नाइट्रोजन और ह्यूमस फॉस्फेट नाइट्रेट्स कम होते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स जो है इसमें ग्रो नहीं कर पाते। 3-4 सॉइल्स ही हैं जिनमें प्लांट्स ग्रो करते हैं, तो 3-4 ही आपको याद करनी है। एलुवियल में तो है नहीं। ठीक है, एलुवियल में तो कोई प्लांट ग्रो नहीं होता। रेड सॉइल और ब्लैक सॉइल, एंड उसके बाद ये लेटेराइट एंड लेटराइटिक सॉलिड्स, और ये जो लास्ट की हैं इन दोनों में भी प्लांट ग्रो नहीं कर सकते, इनफर्टाइल और अनकल्टिवेटेड। तो कितनी होगी? 1, 2, 3, 4, बस 4 सॉइल्स आपको याद करनी है। ठीक है, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल और लेटेराइट एंड माउंटेन सॉइल्स। इन सॉइल्स में कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो कर सकती हैं वो आपको याद होनी चाहिए, जैसे राइस एज वेल एज क्रॉप्स सच एज कैश्यू एंड रबर जो हैं इस सॉइल में अच्छे ग्रो करेंगे। माउंटेन सॉइल्स जो हैं आइडियल फॉर ग्रोइंग प्लांटेशन क्रॉप्स सच एज टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस एंड ट्रॉपिकल फ्रूट्स। तो ये 3-4 सॉइल्स हैं जिनके आपको याद करने की कौन सा प्लांट इन सॉइल्स में ग्रो कर सकता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं तो एग्जामिनर, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो आज का तो हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट। हमने क्या क्या डिस्कस किया, एक बार देख लेते हैं क्या क्या किया हमने। सॉइल चैप्टर, सॉइल किया, सॉइल का टॉपिक, सॉइल फॉर्मेशन की, सॉइल फॉर्मेशन कैसे हुई है, थ्रू वेदरिंग हमने किया, फिजिकल और केमिकल वेदरिंग से हुई है ना, होती है। एंड उसके अलावा सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल क्या है? वर्टिकल लेयर ऑफ सॉइल, जिसमें 4 होराइजन किए हमने, ए होराइजन, बी होराइजन, सी होराइजन एंड डी होराइजन। नेक्स्ट वी हैव डन 1, 2, 3 टॉपिक। नेक्स्ट वी हैव डन सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या था? रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल, दैट इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। देन टाइप्स ऑफ सॉइल, टाइप्स ऑफ सॉइल जिसमें कौन कौन सी सॉइल की हमने? सैंडी, क्लेई, लोमी एंड सिल्ट सॉइल, जिसमें सैंडी सॉइल का साइज़ काफ़ी बड़ा है, क्लेई का सॉइल काफ़ी छोटा है, क्लेई सॉइल का साइज़ काफ़ी छोटा है। लोमी सॉइल क्या है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंडी एंड क्लेई। और सिल्ट का जो पार्टिकल साइज़ है दैट इज़ बिटवीन सैंडी एंड क्लेई, मतलब सैंडी से थोड़ा छोटा होगा और क्लेई से थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड सिल्ट सॉइल। मीडियम साइज पार्टिकल्स होते हैं इसके। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉइल हो गए। टाइप्स ऑफ सॉइल के बाद हमने क्या किया? उसके बाद हमने किया प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल, जिसमें हमने की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ देखी हमने। पर्कुलेशन रेट, कि कौन सी सॉइल में पानी कितनी स्पीड से बहेगा। ठीक है, पानी का बहना दैट इज कॉल्ड पर्कुलेशन। सेकंड प्रॉपर्टी हमने की एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर,
कौन सी सॉइल कितना पानी एब्जॉर्व करेगी, दोनों के फॉर्मूलाज हमने किए, न्यूमेरिकल किए, ठीक है। ये दोनों के फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, याद कर लेना। उसके अलावा हाइड्रोपोनिक प्लांट ऐसे प्लांट जो पानी में ग्रो करते हैं, हाइड्रोपोनिक प्लांट्स। एंड देन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल कि कौन कौन सी सॉइल है। मेन 4 टाइप्स की सॉइल हैं जो आपको याद करनी है। इस सॉइल में कौन सा प्लांट, कौन सी क्रॉप अच्छी होती है वो आपको याद करनी है। बाकी टेक्सचर और कलर वगैरह लर्न करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस तो ये सब कर लिया हमने डिस्कस। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसके PYQs, ठीक है। ये PYQs हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, क्योंकि अराउंड 50 मिनट्स की क्लास आपकी हो चुकी है। तो अब अगर हम क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे तो काफ़ी लेंथी हो जाती है क्लास, फिर आप बोर होगे, ठीक है। तो आज जो पढ़ाया है वो आप कल पढ़ के आओगे। इसका ये एक रीज़न ये भी है ताकि जो मैंने पढ़ाया है ना वो नेक्स्ट डे में आप पढ़ के आएँ और क्वेश्चन आंसर खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं जो आंसर बताऊंगी इसका ऑप्शन A है, B है, C है, वो आप टिक करो। जैसे ही क्वेश्चन मैं रीड करती हूँ तो आप कोशिश किया करो मेरे से पहले आंसर फाइंड आउट करने की, ठीक है। इसी तरह आपकी प्रैक्टिस होगी। टोटल 8 क्वेश्चन है जो हम कल डिस्कस करेंगे। एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और मैं सोच रही हूँ सॉइल चैप्टर के बाद एक पेपर डिस्कस कर लेते हैं। 2018 का पेपर सोच रही हूँ करने का, पहले 2018 का डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक पेपर 2024 का डिस्कस करूँ। सारे पेपर डिस्कस करेंगे, ऑल्दो मैंने पहले भी किए हुए हैं डिस्कस, बट पूरा मतलब पेपर ही लेके आऊँगी। पैटर्न में आपको पैटर्न पता चल जाएगा एक्चुअली किस तरह से क्वेश्चन होता है 2018 का इसलिए और 2024 का इसलिए क्योंकि आप ताकि कंपेयर कर पाओ कि 2018 में उस टाइम क्वेश्चन कैसे आते थे और आज के टाइम में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, लेवल कैसा है। तो आप अपनी तैयारी उसी हिसाब से करें, उसी हिसाब से अपनी तैयारी को बूस्टअप करें, ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में, वहाँ हम करेंगे सॉइल चैप्टर के PYQs, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर और पढ़ के आना, बाय।